दोस्तों नमस्कार, मैं उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से आप सबका स्वागत करता हूं। मैं अभी देहरादून के गांधी पार्क के समीप हूं और आप जो मेरे पीछे देख रहे होंगे, यहां पे आमरण अनशन पे एक युवा यहां पे बैठे हुए हैं और साथ साथ में उनको समर्थन देने के लिए भी क्या शुभ नाम है सर आपका? डॉक्टर अवनीश जी भी उनको समर्थन देने के लिए आ रखे हैं। ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है पूरे उत्तराखंड के लिए। जिस तरह से उत्तराखंड राज्य की जो स्थापना की गई, वो कहीं न कहीं एक आंदोलन की बदौलत उत्तराखंड मिला और उत्तराखंड को लेकर के तमाम तरीके के सपने यहाँ के युवाओं ने देखे। नया राज्य होगा, एक सुरक्षित राज्य होगा, लेकिन जिस तरह से आप लगातार देख रहे होंगे उत्तराखंड में लगातार भ्रष्टाचार की बाढ़ जैसे आई हुई है। हर जगह भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे एक युवा है जो आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं। मैं इनसे जान लेता हूँ क्या इनके किस वजह से ये आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं। क्या शुभ नाम है आपका? दीपक करगीती। आप काफ़ी लंबे समय से उद्यान विभाग के खिलाफ अपना मोर्चा खोले हुए हैं। आपने जो चौबटिया जो है रानीखेत में जहां उद्यान निदेशालय है, वहां पे भी लगातार आप आंदोलनरत हैं, पिछले कई समय से आंदोलनरत हैं। क्या आखिर क्या लग रहा है आपको कि आपका जो अनशन है या जो आपका जो आंदोलन है वो क्या सफल नहीं हो पा रहा? सर, आंदोलनों के दौरान जब जो भी हमने साक्ष्य थे, वर्तमान निदेशक उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के डॉक्टर हरमिंदर सिंह बवेजा के, वो सारे साक्ष्य जो उन्होंने जो करप्शन हमारे सिस्टम में, हमारे उत्तराखंड में बैठकर किया है, उस सारे भ्रष्टाचार को पूरे साक्ष्य के साथ मैंने सरकार में जमा कराया है और मैंने एफिडेविट भी दिया है। मैंने उसके लिए आंदोलन भी किए हैं। रानीखेत से गैरसैंण तक मेरी यात्रा भी हुई है कि इस उत्तराखंड में उद्यान को बचा लीजिए, भ्रष्टाचार को मिटा लीजिए। महामहिम राज्यपाल जी को, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, आदरणीय उद्यान मंत्री जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को मेरे द्वारा लगातार ज्ञापन प्रेषित किए गए हैं। और उसके बाद जब मेरी गैरसैंण यात्रा चल रही थी तो गैरसैंण यात्रा के दौरान उन्होंने पहली एफआईआर मेरी वहाँ की। आज मैं आपको मुख्य कारण बताता हूँ। पहली एफआईआर इन्होंने झूठी मेरी वहाँ की ताकि मेरी गैरसैंण यात्रा भ्रष्टाचार मिटाओ, उद्यान बचाओ की किसी भी तरीके से मोटिवेट डाइवर्ट होकर दूसरी तरफ चले जाए, इसके ऊपर मुकदमे लग जाएं। तो एक एफआईआर इन्होंने वहाँ करी, लेकिन मैं अपनी यात्रा में रहा, मैंने कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद जब मैंने इस बार कुछ सूचनाएँ ली थी अंतर्राष्ट्रीय फेस्टिवल की लोक सूचना अधिकारी से, जब मुझे वो सूचनाएँ गोलमोल तरीके से दी गई तो मैंने अपीलीय अधिकारी को अपील की। अपीलीय अधिकारी खुद वही जिनके ऊपर मैंने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। कई अन्य काश्तकारों ने शासन में, मेरे अतिरिक्त कई अन्य काश्तकारों ने शपथ पत्र दिए हैं। ये खुद अपीलीय अधिकारी थे। मेरे को इन्होंने 31 अगस्त प्रातः 11 बजे ये जो एडिशनल डायरेक्टर साहब का जो ऑफिस है सर्किट हाउस में, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग का, जिसका अतिक्रमण करके ये यहाँ बैठे हुए हैं, जबकि इनको रानीखेत में बैठना चाहिए अपने चौबटिया उद्यान निदेशालय में, वहाँ प्रस्तुत होने के लिए कहा कि आपको जो भी सूचना है, आप यहाँ बागवानी और मिशन का भी हुआ, यहाँ उपस्थित होकर 11 बजे आपको सूचना यहाँ मिलेगी। मैं ससमय 11 बजे 31 तारीख को वहाँ उपस्थित हो गया। सामने डायरेक्टर बैठे थे, उनके बगल में पीआईओ थे वर्मा जी, उनके बगल में उनके सहायक पीआईओ थे, उन्हीं की कर्मचारी एक लेडी महिला थी, कोई एक और कर्मचारी, मतलब 4 लोग पुरुष उसी डिपार्टमेंट के, एक महिला उसी डिपार्टमेंट की, और मैं अकेला गया था वहाँ सूचना लेने के लिए। इनके द्वारा सूचना देने के एवज में जब मैं वहाँ से चले गया, यहाँ कैंट थाना क्षेत्र में उस महिला को दबाव बनाकर निदेशक द्वारा ये एफआईआर करवा दी गई कि दीपक करगेती ने यहाँ पर उपस्थित होकर इसके कंधे में हाथ डाला, ये नशे में यहाँ आया हुआ था, इसने कपड़े छीने, इसने मेरे साथ अभद्रता करने की कोशिश की और मेरे द्वारा यहाँ महिला उत्पीड़न के मेरे ऊपर यहाँ केस चलवा दिए। मैं जब मेरे को कैंट थाना क्षेत्र से उस दिन फ़ोन आया तो मैं तुरंत, मैंने कहा सर मैं अभी लौटा नहीं हूँ, मैं देहरादून में ही हूँ, जब मेरी ऐसी एफआईआर होगी मैं तुरंत थाने में खुद आ रहा हूँ। मैं रात में ही थाने पहुँच गया। सर ऐसा कुछ हुआ है, उस एफआईआर में नशे की बात लिखी है, उस एफआईआर में मेरे नशे में धुत्त होने की बात, उस महिला के साथ उत्पीड़न करने की बात लिखी है। मेरा जो भी हो सकता है आप कीजिए, मेडिकल होगा, जो जांच होगी, जो अल्कोहल, नशा में है तो अल्कोहल सिंपल है, आप मेरी जांच कराइए अल्कोहलिक होने की। क्या आपके जो ऊपर नशे में होने के जो आरोप लगे, क्या उसके एवज में आपका मेडिकल टेस्ट करवाया गया? यही दुर्भाग्य है, पूरा 1 घंटा बैठने के बाद भी
मुझे डांट फटकार के वहाँ से भेज दिया गया कि जाइए यहाँ से, कल आपको फिर बुलाया जाएगा, आपने ये किया वो किया। मैंने कहा सर ये, और आपको अगर सूचना नहीं मिली थी आप अपीली अधिकारी पे जाते। मैंने कहा सर अपीली ने तो बुलाया है, अपीली ने तो बुलाया है, क्योंकि उन्हीं का तो मैंने पत्र शासन में भ्रष्टाचार का दिया है, उन्हीं ने इस महिला को जो है प्रेशर में लेके जो है ये एफआईआर मेरी करवाई है। मैं खुद जांच के लिए प्रस्तुत हो गया हूँ। मैं भागने वाला होता मैं भाग जाता यहाँ से, मेरी जांच करा लीजिए जब मैं यहाँ उपस्थित हूँ तो। लेकिन नहीं, इन्होंने मेरे को छोड़ दिया। मैंने कहा सर अब मैं यहाँ नहीं आऊँगा ऐसे। ये दुर्भाग्य है। इसका मतलब जो आवाज़ उठाएगा इस उत्तराखंड में, जो करप्शन के खिलाफ लड़ाई लड़ेगा, क्या ये उनको इसी तरीके से कभी महिला उत्पीड़न उसके ऊपर लगाकर, कभी कोई दूसरी एफआईआर करवाकर, जेलों में बंद करके, गलत धाराओं में मुकदमे दर्ज करके ये इन आवाज़ों को दबाया जाएगा? मैंने कहा ये आवाज़ नहीं दबनी चाहिए। मेरे को थाने के अंदर ही घुट घुट के मरना है। जब मेरे को केस ही लड़ना है, मैंने महिला उत्पीड़न किया है तो मैं आमरण अनशन करूँगा। मैं यहाँ मर के कम से कम शरीर को तो दुखा दूंगा, मेरी आत्मा तो खुलेगी, परमात्मा तो देखेगा इस धरती में। इसे देवभूमि कहा गया है, भगवान देखेगा। मेरे घर में माँ है, मेरे घर में बहन है, मैं उसका आशीर्वाद लेके आया। मेरी बहनों ने मुझे राखी बांधी है। चार तुम्हारे वहाँ पर पुरुष कर्मचारी थे, एक महिला। वहाँ पर मैं अकेला तुम्हारे विभाग में आया था। रानीखेत से मैं यहाँ आया हुआ हूँ। जब मैं तुम्हारी महिला के कंधे में हाथ डाले जैसा तुम बोल रहे हो, मैंने जब तुमने बोला नशे में धुत था, पकड़ के मुझे उठा के पटक के बाहर दिया क्यों नहीं? 4 लोग, तुम डायरेक्टर थे, क्या कर रहे थे उस पद पर बैठ के? तुम्हारे सामने तुम्हारी महिला कर्मी को यदि मैं छेड़ रहा था, मैं नशे में धुत था, कुछ गलत व्यवहार कर रहा था, तुम जैसे डायरेक्टर पद पर बैठे हुए आदमी, तुमने तो धक्के मार के निकाल देना चाहिए था वहाँ से। क्यों मेरे साथ 2-2.5 घंटे की डिबेट की गई वहाँ पे? आपके द्वारा कोई डिबेट नहीं की गई। आपके द्वारा जो डिबेट की गई उसका ठीक विपरीत यहाँ पर कैंट थाना क्षेत्र में मेरे ऊपर एफआईआर करा दी गई। वो महिला जिनके द्वारा ये एफआईआर कराई गई है वहाँ पर रखी गई, मतलब निविदा पे हैं, किसी पे हैं, या वो मैं मतलब कह सकता हूँ वहाँ पर रखी गई हैं। उन्होंने अपनी एफआईआर में लिखा है मैं अपने यहाँ पर अपनी लड़की के साथ अकेले रहती हूँ। वो किन कारणों से अकेले रहती हैं भगवान जाने, वो जाने, उनका व्यक्तिगत मामला है, मैं नहीं कहूँगा। मैं कहूँगा कि एक दिन मेरी तरह ऐसे ही मीडिया में आके अपनी बेटी से आंख मिला के आए, उस बेटी के सर पे हाथ रख के आए कि मैं आज जो बोलूँगी सच बोलूँगी, वरना उसकी बद्दुआ या तो दीपक को लगे या इस बेटी को लगे। और ये क्योंकि वो एक माँ भी है, माँ का दर्द भी समझती हैं। वो एक महिला है तो उनका भी भाई होगा, वो एक भाई का और एक बहन का दर्द भी समझती हैं। उसके बाद मीडिया में आके बोलें कि क्या ये एफआईआर उनके द्वारा सच में जो कराई गई है ये तथ्यों पर आधारित है? क्या मैं नशे में धुत था? क्या ये सारे बातों के आपके पास कोई भी साक्ष्य हैं? क्या कोई ये चीज़ें आपके, कैसे आप ये इनके भड़कावे पर आकर, इनके द्वारा इन्फ्लुएंस में आकर ऐसी बातें आप क्यों कर रही हैं? अभी भी मेरा उनसे है, ये देवभूमि की आपको सौगंध है, मैं कह रहा हूँ यहाँ के गोलजू की आपको सौगंध है, वो उनकी सौगंध लेके वहाँ से निकलें और सामने आए, सबके सामने आए। अभी भी समय है, ऐसे उसमें गलत डायरेक्शन में न जाएं। मैं उनका सम्मान करता हूँ, मेरी बड़ी दीदी समान है। इस तरीके के गलत एफआईआर होंगे तो आमरण अनशन ही होंगे। अब क्या मांग है आपकी? कब तक आपका आमरण अनशन जारी रहेगा? मेरा आमरण अनशन तब तक जारी रहेगा अब जब तक सरकार, एक मेरे ही द्वारा नहीं, जितने भी शपथ पत्र यहाँ भ्रष्टाचार के उद्यानों में दिए गए हैं उन सब के जांच के आदेश नहीं कर देती। और जब मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं भागा तो हूँ नहीं, मैं देहरादून में बैठा हूँ, सबको मैंने लिखित में मजिस्ट्रेट को, सिटी मजिस्ट्रेट को दिया है, थाने वालों को सबको पता है, LIU को मेरी रिपोर्ट पता है, सबको पता है मैं यहाँ बैठा हूँ। जो जाँच होती है यहाँ से कराई जाए, निष्पक्ष जाँच कराई जाए। मैं उस जाँच में सहयोग करूँगा, निष्पक्ष जाँच हो और भ्रष्टाचार के जितने वो शपथ पत्र सरकार में जमा है उनके जाँच के आदेश हो जाए। मैं आमरण अनशन छोड़ दूँगा। ये दीपक अग्रेती थे, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने उद्यान विभाग में तमाम जो भ्रष्टाचार है, उद्यान निदेशक के ऊपर जो भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं, उनकी जांच तक अपना आमरण अनशन जारी रखने का यहाँ पे ऐलान किया है। डॉक्टर साहब, आप भी आज समर्थन देने आए हैं। आप भी जैसे मेरी बात हुई आपसे कि आप भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार यहाँ पे लड़ाई लड़ रहे हैं, आप किस तरह से इनको सहयोग करेंगे? आप पहले तो मैं चाहता हूँ कि आमरण अनशन तो इन्हें बंद ही करना चाहिए, क्योंकि ना भ्रष्टाचार इतना बड़ा है और उसके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ इनसे। और ठीक है, मुख्यमंत्री जी, अपने राज्यपाल जो, वो इस पे आदेश करें, क्योंकि भ्रष्टाचार तो वैसे ही वो मिटाना चाहते हैं, मुख्यमंत्री जी भी मिटाना चाहते हैं। जो भी इसमें इन्वॉल्व होगा उसको हटाएं और आम कृषक को, किसान को परेशानी ना हो। किसान परेशान है बहुत ज़्यादा, दवाइयाँ उन्हें एक्सपायरी की बेच देते हैं, जो सरकार से, प्रधानमंत्री से फ्री में मिलती हैं उसे ही बेच देते हैं, और उनकी सहायता करने के लिए जाने के लिए 1-1 साल लगा देते हैं, उनकी फसल मर जाए, कुछ हो जाए। मैं ये चाहता हूँ कि किसान का भला हो, किसान का भला होगा, आम जनता का भला होगा, अच्छा प्रोडक्शन मिलेगा, उत्तराखंड का नाम होगा। उत्तराखंड के अंदर संभावनाएं हैं कि वो नंबर 1 राज्य बन सकता है। स्विट्ज़रलैंड, फ्रांस, जर्मनी इनको फेल कर सकता है, मगर आगे आने के लिए भ्रष्टाचार ख़त्म करना पड़ेगा।
और जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। और जैसे भगवान ना करे इनको कुछ हो जाता है तो कोई फ़ायदा थोड़ी है। इसलिए मैं तो इनसे यही प्रार्थना करने आया हूँ कि अब आमरण अनशन छोड़ो और काम करेंगे, भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार लड़ेंगे। हम मुख्यमंत्री जी के साथ हैं, वो भी तो भ्रष्टाचार नहीं चाहते हैं। यही प्रार्थना है मेरी इनसे, मैं नहीं चाहता कि आमरण अनशन हो। चलिए, आपकी जो उम्मीदें हैं प्रदेश के मुख्यमंत्री धामी जी के ऊपर कि वो भ्रष्टाचार ख़त्म करना चाहते हैं, भ्रष्टाचार को दूर करना चाहते हैं, अब देखना होगा कि जब नरेंद्र मोदी जी लगातार किसानों की आय दोगुनी करने की बात करते हैं, किसान को अन्नदाता कहते हैं, और अगर किसानों के द्वारा ही शपथ पत्र वहाँ पे जारी कर दिए जाते हैं उद्यान विभाग के खिलाफ भ्रष्टाचार के, तो उन पे जांच होनी चाहिए। अब देखना होगा जिस तरह से किसान आंदोलन प्रधानमंत्री जी ने किसानों के आह्वान पे वापस ले लिए थे कृषि बिल, अब उत्तराखंड के जो किसान हैं उनकी आवाज़ को वो कितना सुनेंगे, कितना उन अधिकारियों पे नकेल कसते हैं जिनके खिलाफ यहाँ पे आरोप लगते आ रहे हैं और आरोप तय होते रहे हैं। और महत्वपूर्ण है, किसान की आय दुगनी नहीं चौगनी हो सकती है, और होएगी वो। बस सरकारी अधिकारी जिम्मेदारी ले लें, अपनी काम करें, और सरकार से जो चीज़ें सुविधाएं आती है वो मिलें, और जो आम जनता उन तक माल पहुंचे। ठीक सर, भ्रष्टाचार तो ज़्यादा वो नहीं है, बस इनिशिएटिव लेना जरूरी है। चलिए, अब उम्मीद की जाती है कि आपने जो कहा कि उसको भ्रष्टाचार कम होगा, निश्चित तौर पे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से ये उम्मीद की जाती है।